नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सनी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर सीमेंट चल रहा था। आज के लेक्चर में हम उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने सीमेंट में बाग कंपाउंड, हीट ऑफ हाइड्रेशंस और हाइड्रेशंस को कवर किया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल की क्लास की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो कल की क्लास में हमारे पास 3 से 4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे हमने कवर किया था। अगर रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कल की क्लास में देखा था हाइड्रेशन। ठीक है, इसे हमने क्या कहा था? जल योजन। ठीक है, ये क्या था? जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, सीमेंट में जैसे ही पानी ऐड किया था तो इसमें क्या हुआ थे? रिएक्शंस हुई थी। रिएक्शन किसने की थी? बाग कंपाउंड ने की थी। और रिएक्शन से जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई थी उसे ही हमने क्या कहा था? हीट ऑफ हाइड्रेशन। और ये पूरा प्रोसेस जो था वो हमारे पास क्या था? हाइड्रेशन था। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, यहां पर हमारे पास जलयोजन की ऊष्मा। चलिए, इसके आगे फिर हम लोगों ने देखा था यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक था जिसका नाम था बाग कंपाउंड। ठीक है, बाग कंपाउंड को हम लोग हिंदी में बाग ही बोलेंगे, बाग यौगिक बोल सकते हैं। इसमें से हमारे पास जो मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, ये यहां पर अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें तो यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम केस में पूछा जाता है। इसकी बात करें तो ये आपका टिप्पणी में पूछ सकता है, मतलब एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, बाग कंपाउंड जिसमें से हम लोगों ने देखा था 4 बाग कंपाउंड थे हमारे पास। कौन कौन से थे? एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले। ठीक है, इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि जो हम लोगों ने बाग कंपाउंड देखे थे इसमें हमारे पास 4 थी। इसमें से पहला हमारे पास था C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा हमारे पास था C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद हमारे पास था C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा हमारे पास था C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमने देखा था इसके एक और दूसरे नाम होते हैं जिसका नाम था हमारे पास, इसका पहला C3S का एलाइड था, इसका नाम बेलाइड था, इसका नाम सिलाइड था और इसका नाम फेराइड था। ठीक है, जब हाइड्रेशन रिएक्शन से शुरू हो रही थी तो हमने कहा था कि यहां से शुरुआत होती है C3A से। C3A से 24 घंटे तक ये रिएक्शंस करता है, इसी के साथ साथ ये रिएक्शंस करता है। और ये हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ये हमारे पास फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और ये अगर बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास C4AF है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये सेटिंग टाइम के लिए और साथ ही साथ जो सीमेंट का कलर होता है ग्रेनिश ग्रे या ग्रे कलर का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, इसके जैसे ही हमारे पास इन दोनों ने रिएक्शंस की थी, इसके बाद यहां पर इनकी रिएक्शन शुरू होती है C3S की। C3S क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ये जो शुरू से हमारे पास यहां पर इनिशियल स्ट्रेंथ मिलती है 7 रे से लेकर के, मतलब शुरुआत में सबसे मैक्सिमम मिल रही थी, जो हमारे पास लगभग 67% थी टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन का। यहां पर हमारे पास शुरुआत के 7 दिन से लेकर के मतलब 28 दिन तक। जैसे ही इसकी हमारे पास हाइड्रेशन कब शुरू होता है? 24 घंटे बाद जैसे ये हाइड्रेशन इनका प्रोसेस फिनिश होता है, इसके बाद इसका हाइड्रेशन शुरू होता है और 7 घंटे से मतलब 7 दिन से मैक्सिमम होता है और 28 दिन तक ये चलता है। इसके बाद जो हमारे पास बची हुई 1% हीट जो जनरेट करता है वो आपका C2S जनरेट करता है। कल तक की क्लास में हम लोगों ने यहां तक देखा था। ठीक है, ये हमारा रहा प्रीवियस लेक्चर का रिकैप। इसके आगे अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक्स होने वाला है जिसमें से हमारे पास है सीमेंट चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने सीमेंट का बैग रख दिया जाए और आप उससे सीमेंट निकाल लें और आपके पास वो टेस्ट अवेलेबल ना हो तो आप उसको डायरेक्ट विजुलाइज करके उन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, उन प्रॉपर्टी को देख करके आप पता कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब ही होता है जब कोई भी किसी भी, ये नहीं मान लीजिए सीमेंट की ही बात नहीं है,
कहीं भी आ जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि जिसको जो वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास उस प्रेजेंट टाइम में टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लैब नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट देख करके वो प्रॉपर्टी पता कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसमें से हमारे पास पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि वास्तविकता में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखिएगा, सीमेंट के वो गुण या जिन्हें परीक्षण या प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैंने क्या कहा, परीक्षण, मतलब अगर आपके पास परीक्षण नहीं है, मतलब टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लैब अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको देख करके पता कर सकते हैं। अगर लैब अवेलेबल है तो लैब से पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, भौतिक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ये गुण सीमेंट की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, कार्य क्षमता किस तरह से कार्य कर रही है, क्वालिटी क्या है मतलब कैसे सेट हो रही है, उसका सेटिंग टाइम कितना है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, हार्डनिंग कितना है, इसके बारे में पता चलता है। तथा संरचना में उसकी व्यवहार, मतलब जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से वर्क करेगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसकी स्ट्रेंथ के साथ कंपनसेशन कर दे, मतलब कम ज्यादा कर दे। क्लियर है। चलिए इसमें देखेंगे इंग्लिश में, द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग आर ऑब्जर्वेशंस। इसके द्वारा ऑब्जर्वेशन या विजुअलाइजेशंस, मतलब देख करके आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। आर नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट बोलते हैं। दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द क्वालिटी, ये क्या करती है, क्वालिटी मतलब गुण, परफॉर्मेंस इसका जो हमारे पास वर्क किस तरह से करेगी, एंड बिहेवियर ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शंस वर्क, जो कोई कंस्ट्रक्शंस वर्क में इसका बिहेवियर कैसा है, इसका गुण कैसा है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए ये हमारे पास 5 फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपके सिलेबस में दी हुई है। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, ये प्रॉपर्टी है, इनके हम लोग आगे टेस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सभी के हमारे पास क्या होंगे, टेस्ट होंगे। इस वजह से मैं केवल जब आपका पूछा जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा 5 नंबर में आएगा, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर इसमें आप टेस्ट को ऐड कर देंगे तो फिर ये आपका बहुत बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इस वजह से आपसे जो पूछा जाएगा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास जो 5 हेडिंग है इनके बारे में थोड़े से 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है। बाकी बात करेंगे टेस्ट, तो टेस्ट अलग से पूछा जाता है, सभी का इंडिविजुअल टेस्ट आपसे अलग से पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, जो पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास फाइननेस ऑफ सीमेंट, मतलब सूक्ष्मता कह सकते हैं या महीनता, ठीक है। इसके बाद मतलब जब आप सीमेंट देखते हैं ये बहुत फाइन होती है। हमने शुरू में कहा था, जब मैं कंक्रीट आपको समझाया था तो फाइन का मतलब बताया था कि हमारे पास महीन या हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फाइन कहते हैं। फाइन एग्रीगेट बोला था ना, महीन मिलावा, ठीक है। इसके बाद कोर्स की बात हमने कहा था, कोर्स का मतलब होता है आपके पास मोटा मिलावा या हमारे पास बड़े बड़े, ठीक है, मोटा मिलावा, ठीक है। अच्छा मोटा है, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होती है अभी देखेंगे, मतलब जब इसमें कितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जब इसको आप पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी साइट में मोटार बनाते हैं, यूज करते हैं, तो कितना पानी की आवश्यकता ये है, ठीक है। अभी आगे और देखेंगे इनके बारे में, पहले आप हेडिंग देख लीजिए कौन कौन सी हैं। फिर आता है जमने का समय, सिटिंग टाइम जिसे बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आता है निर्दोषिता साउंडनेस, ठीक है। हमने दो पहले अनसाउंडनेस हमने पढ़ चुके हैं। अनसाउंडनेस ही हमारे पास, जैसे हमारे पास एक अनसाउंडनेस जो पढ़ा था वो डिफेक्ट था, ठीक है। वो डिफेक्ट अगर नहीं है तो वो हमारे पास हो जाएगी साउंडनेस, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं, जिसमें हमारे पास फाइननेस है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है, सेटिंग टाइम है, इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और साउंडनेस है। क्लियर है। चलिए अब देखिए हमारे पास इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हमने कहा है सबका एक टेस्ट है, जैसे फाइननेस आप पढ़ेंगे तो सीव टेस्ट आएगा,
ठीक है, नर्स एयर वेन एयर परमिबिलिटी टेस्ट आएगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट आएगा, ठीक है, सेटिंग टाइम के हमारे पास इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम आएगी, इसके इक्विपमेंट कौन से यूज होते हैं, विकाट ऑपरेटर वगैरह, वो आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो अलग से टॉपिक है। केवल अभी हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो केवल आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी जब पूछेगा तब ऐसे लिखेंगे, जब टेस्ट के बारे में पूछेगा तो उसके बारे में मैं आगे कराऊंगा। क्लियर है? चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर हमारे पास जो पहले हमारे पास टॉपिक था जिसमें फाइननेस ऑफ सीमेंट, इसको समझिएगा। ये फाइननेस ऑफ सीमेंट होता क्या है? फाइननेस ऑफ सीमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप सीमेंट को महीन बारीक जब पीसते हैं, ग्राइंड किए थे हमने किस में ग्राइंड किया था? फाइनल बाल मिल या ट्यूब मिल में, तो वही हमारे पास क्या होता है? फाइननेस होता है। नाम से क्लियर है, फाइननेस ऑफ सीमेंट, सूक्ष्मता या महीनता, ठीक है। मतलब जैसे ही आपने क्या किया, सीमेंट को महीन बारीक पीसा, वही हमारे पास क्या है? फाइननेस। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो इफेक्ट क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिएगा। हमारे पास सीमेंट अधिक फाइन हुई, ठीक है, फाइन का मतलब क्या हुई? महीन हुई, ठीक है। फाइन अगर है इसका मतलब है कि सीमेंट अधिक महीन है। अब इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? इफेक्ट क्या होगा? इसका कुछ रीजन तो होगा, ठीक है। अब हमारे पास इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? पहले इसको पढ़ने के लिए आपको एक टर्म समझना होगा, सरफेस एरिया या स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं SSE, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, आपने सरफेस एरिया पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ में। इसको हम लोग बोलेंगे विशिष्ट, सरफेस को विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको पहले समझिएगा, ये हर जगह आपको टॉपिक्स आपका बार बार आएगा। देखिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? नाम से क्लियर है, सरफेस का एरिया, ठीक है। अब इसमें सीमेंट का सरफेस एरिया क्या होगा? जैसे हमारे पास हमने क्या किया, 1 केजी सीमेंट ले लिया, ठीक है। अब 1 केजी सीमेंट लेने के बाद हमने क्या किया, जो भी हमारे पास सरफेस था, कोई भी हो सकता है, जो आपका जमीन में कहीं भी, आपने क्या किया, उसको ऐसे फैला दिया। अब फैलाने के बाद जितना उसने एरिया कवर किया, वही हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया को कुछ ऐसे समझिएगा, जैसे हमने 1 केजी सीमेंट लिया, जितनी अगर हमारे पास फाइन होगी उसको हमने क्या किया, सरफेस में फैलाया, जितना उसने एरिया कवर किया वही होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जिसे हमें कह सकते हैं विशिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है कि हमारे पास फाइननेस से इसका क्या रिलेशन है। अब देखिएगा, हमारे पास अगर अधिक फाइन होगी सीमेंट तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होगा। कैसे? हमारे पास कुछ सीमेंट थी, ठीक है, मान लीजिए हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया कि 1 केजी हमारे पास सीमेंट थी, ठीक है, 1 केजी सीमेंट थी, लेकिन ये उतनी महीन नहीं थी, मतलब कोर्स थी, समझिए कोर्स थी। अगर ये कोर्स थी, दूसरी हमारे पास 1 केजी सीमेंट थी, लेकिन वो अधिक फाइन थी, फाइन का मतलब महीन थी, ठीक है, बहुत महीन थी। अब आप देख पा रहे होंगे जब बहुत महीन होगी, और इसका मान लीजिए साइज हम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। हमने क्या किया, ये जो महीन वाली थी, अगर कोर्स बनाना है तो हमने काफी मोटे मोटे पत्थर के रूप में इसको तोड़ लिया, जैसे आप देख समझ सकते हैं कंचे, ठीक है, इतना हमने क्या किया, इसका पार्टिकल साइज रखा। अब हमने क्या किया, इसको सरफेस पे फैलाया, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, इनको ऐसे फैला दिया। अब जब आप इसको फैलाएंगे तो ये हमारे पास 1 केजी जो सीमेंट के पार्टिकल हैं, क्या ये कम एरिया कवर करेंगे? इतना कवर करेंगे मान लीजिए। लेकिन आप जब महीन वाले को आपको फैलाएंगे, क्योंकि इसमें पार्टिकल की संख्या अधिक है, तो ये अधिक एरिया कवर करेंगे। क्या? क्योंकि ये बहुत हमारे पास महीन है, ठीक है, अधिक सरफेस एरिया कवर करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर सीमेंट फाइन है तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होता है। अब बात करते हैं कि जो हमने स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात की, इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं और कुछ इसकी हमारे पास सभी सीमेंट की स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। बट अभी के लिए मैं केवल आपको ओपीसी की बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको ओपीसी सीमेंट ही पता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। बाकी आप आगे पढ़ेंगे पीपीसी,
पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। फिर उसके लिए जैसे सीमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे उसके साथ इसका सरफेस एरिया पता कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फाइननेस डिसाइड किया जाता है वो सरफेस एरिया के बेस पर डिसाइड किया जाता है। इस वजह से यहां पर हमें बताना जरूरी था। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं यूनिट क्या होती है। सर स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमने क्या कहा? स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमने ये कहा कि अगर आपका यूनिट हमारे पास कोई भी मास है, मतलब जिसमें हमने 1 kg लिया था सीमेंट, उसको हमने क्या किया, एक सरफेस पर फैलाया, जितना उसने एरिया कवर किया वही तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया था। क्या? तो यहां पर हमारे पास जितना एरिया उसने कवर किया और हमारे पास यूनिट मास जो था हमारे पास, ये हमारे पास यूनिट मास का कोई भी पार्टिकल्स या सीमेंट, उसमें जितना एरिया कवर किया वही हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। यूनिट क्या होती है? यूनिट हमारे पास एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास मास होता है केजी में, तो ये मीटर स्क्वायर पर केजी होता है इसकी यूनिट। क्या होती है भाई? इसकी यूनिट जो होगी मीटर स्क्वायर पर केजी होती है। ठीक है, या तो आप इसको सीजीएस में लिखना चाहेंगे तो सीजीएस में लिखने के लिए आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर आप आगे एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में देखेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, डिप्लोमा लेवल पर केवल आपको यूनिट पता होना चाहिए, फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप फार्मूले से ये पता चल जाएगा कि यूनिट आखिरकार आई कैसे। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि यहां पर ओपीसी सीमेंट, क्योंकि हमने यहां पर टॉपिक उठाया है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो इसी के साथ साथ इसके हम लोग जान लेते हैं ओपीसी सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये कितना होता है? ये होता है हमारे पास 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। कितना होता है? मीटर स्क्वायर पर केजी। अगर आपको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में भी बदलना है तो आपको बदलना आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे तो हमारे पास 225 होगा, मीटर की जगह आप लिखेंगे सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में हमारे पास कितने 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर 100 का होल स्क्वायर होगा, और यहां पर केजी जब है हमारे पास ग्राम में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमारे पास जब आप इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पर आएंगे 4 जीरो, और 4 जीरो में 3 जीरो आपके फिनिश हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास ओपीसी के लिए ये दो वैल्यू हैं, मतलब है एक ही, चाहे आप बोल दीजिए 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, चाहे आप इसको बोल दीजिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। किसके लिए है? ओपीसी के लिए था। बट हमने कहा कि आगे हम और सीमेंट के लिए बताएंगे, जैसे पीपीसी के लिए 300 होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे रैपिड हार्डनिंग के लिए वो हमारे पास 325 होता है, तो वो बाद की बातें हैं, क्योंकि अभी आपने वो सीमेंट नहीं पढ़ा है। सीमेंट नहीं पढ़ा है अगर वो, तो आपको उसको बताने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मेन टॉपिक हमारा क्या था? यहां पर जो मेन टॉपिक था वो था हमारे पास फाइन एग्रीगेट। फाइननेस क्या था? महीनता। हमने किससे डिसाइड किया? स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। अब हमने क्या देखा? इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपने स्पेसिफिक सरफेस एरिया देख लिया, अब बताइएगा, अब हमारे पास फाइन अगर सीमेंट अधिक है तो इसमें हमारे पास कल हमने पढ़ा था हाइड्रेशंस। हाइड्रेशंस क्या था? हमने पानी मिलाया था, बॉक कंपाउंड ने रिएक्शंस किया था और हीट प्रोड्यूस किया था, तो ये प्रोसेस हाइड्रेशन था और ये क्रिया हीट ऑफ हाइड्रेशन थी। क्लियर है? अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये सीमेंट है, फाइन है, ये सीमेंट है, कोर्स है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, अब मैं इसमें अगर पानी को ऐड करूं, यहां पर अगर मैं पानी को ऐड करूं तो पानी ऐड करते ही यहां पर रिएक्शंस कहां पर जल्दी से होगी? आप देख पा रहे होंगे यहां पर पार्टिकल छोटे छोटे हैं,
तुरंत सबको पानी मिल जाएगा ना। अगर यहाँ पर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो पहले ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो हाइड्रेशन होगा, फिर उसके बाद हमारे पास बड़ी सी बाल है, एक छोटे छोटे ऐसे कण हैं, अगर आप पानी डालेंगे तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे ना, क्योंकि छोटे छोटे हैं। इसमें क्या होगा, पहले ऊपर वाला पोर्शन धीरे धीरे हमारे पास गीला होगा, फिर पानी अंदर धीरे धीरे पेनिट्रेट होकर के रिस करके जाएगा, तो हाइड्रेशन हमारे पास यहाँ पर स्लो होगा, यहाँ पर फास्ट होगा। तो आपको यहाँ से देखो, मैंने तभी कहा है कोई चीज रटना मत, रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, चीजें रिलेट करना सीखिए, ठीक है, रिलेट करना सीखिए। अब कैसे हमने देखा, फाइननेस का मतलब हमने किससे डिसाइड किया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया। अब आपने वाटर इसमें ऐड किया, तो आप बताइएगा यहाँ पर रिएक्शंस कौन तेजी से करेगा। ये तेजी से रिएक्शंस अगर करेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रेशंस, अगर फाइन है सीमेंट, फाइन सीमेंट है, तो हमारे पास यहां पर जो हाइड्रेशंस होगा वो क्या तेजी से होगा, हाइड्रेशंस क्या होगा, क्या फास्ट होगा, क्या कैसे होगा हमने बता दिया, ठीक है। अगर फास्ट होगा तो क्या हीट ऑफ हाइड्रेशंस भी तेजी से निकलेगी, फास्ट हो रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रेशंस भी आपका तेजी से यहां पर निकलेगी। क्लियर है, हीट ऑफ हाइड्रेशंस मतलब जलयोजन अगर तेजी से हो रहा है तो जलयोजन से जो निकलने वाली ऊष्मा है मतलब वो भी हमारे पास बहुत तेजी से निकलेगी। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है। अब आपने देखा कि अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रेशंस, अब इसके आगे चलिएगा, हाइड्रेशंस भी अगर तेजी से हो रहा है, सीधे तेजी से हाइड्रेशन होगा तो सीमेंट भी क्या तेजी से सेट होगा क्या। अगर हाइड्रेशन प्रोसेस तेजी से हो रहा है तो सीमेंट भी तेजी से जमेगी क्या, मतलब इसकी जो सेटिंग होगी वो भी क्या फास्ट हो जाएगी क्या। तो यहां से आपने चार चीजें देखा। अब हमारे पास जो सेटिंग होगी सीमेंट की वो क्या होगी, बहुत फास्ट होगी, सेटिंग भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहां से हमारे पास जब भी हमने फाइननेस की बात की तो फाइननेस से हमारे पास यहां पर ये हमारे पास चार चीजें निकल कर आई। क्या इससे इफेक्ट होता है आपने देखा, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होता है आपने इसको अच्छे से देखा। चलिए अब देखिए, यही चीजें आपको लिखना है, इस वजह से यहां पर समझने वाला टॉपिक था, इस वजह से मैंने टाइम दिया। फिर एक बार समझ लीजिए, अगर हाइड्रेशन फाइननेस की बात करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होता है फाइन सीमेंट का। आपने देखा कैसे प्रैक्टिकल करके कि यहां पर अगर पार्टिकल्स को मैं 1 kg सीमेंट ले रहा हूं या 1 ग्राम सीमेंट ले रहा हूं, तो अगर इसको फैलाऊंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर एरिया देखते हुए तो इसका अधिक होगा, इसका कम होगा। अब हमने इस पर पानी ऐड किया तो ये पार्टिकल तेजी से रिएक्शंस करेंगे, तो यहां पर हाइड्रेशन प्रोसेस भी तेजी से होगा। और हाइड्रेशन प्रोसेस भी अगर तेजी से हो रहा है तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन का भी जनरेट, मतलब जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा वो भी तेजी से होगा ना। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन तेजी से हो रहा है तो सीमेंट जो सेट होगी वो भी फास्टली होगी, ठीक है। और यहां पर यह भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन भी तेज होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या था, जो हीट वहां से जनरेट हुई थी, जो प्रोड्यूस हुई थी, लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितनी तेजी से हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है। रेट का मतलब होता है दर, मतलब किस दर के साथ हो रहा है, तेज हो रहा है या धीम हो रहा है। तो यहां पर आपने देखा हाइड्रेशन तेज हो रहा है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें थी पूरी समझने वाली। अब समझिएगा यहां पर जो चीजें लिखी हुई है क्या यही चीजें हैं, देखिए पढ़िएगा, वही चीजें हैं। हमारे पास कह रहा है कि फाइननेस से तात्पर्य है कि सीमेंट कणों के सूक्ष्मतम, मतलब हमारे पास फाइननेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, जितना हमारे पास पार्टिकल्स फाइन होंगी वही हमारे पास क्या है, फाइननेस होगी, ठीक है। दूसरे शब्दों में सीमेंट के कण जितने अधिक बारीक, बारीक का मतलब महीन होंगे, सीमेंट उतना ही अधिक फाइन माना जाएगा, उतना ही क्या माना जाएगा, फाइन। याद रखना, पूरे भी कंस्ट्रक्शंस की बात कहीं भी आपको मिले, मतलब यहीं पर केवल सीटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कभी भी मिले या आपको, अभी सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपका आएगा फाइन सॉइल,
ठीक है, तो फाइन का मतलब ही महीन होता है। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, जहां पर फाइन आ जाए, फाइन का मतलब यहां पर हमारे पास क्या होगा, महीन होगा। कोर्स का मतलब क्या होगा, यहां पर मोटा होगा, या हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इसके बाद फाइन माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, फाइननेस सीमेंट का एक महत्वपूर्ण गुण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है, हमने देखा फाइननेस पर ही कितनी चीजें डिपेंड कर रही हैं। फाइननेस अधिक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन अधिक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये सीमेंट के जल योजन, शक्ति विकास मतलब स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, इसी से हमारे पास को प्रभावित करता है। क्यों, अब आपने देखा कि जब सेटिंग तेजी से हो रही है तो यहां पर स्ट्रेंथ, अर्लियर स्ट्रेंथ भी तेजी से गेन करेगा। क्या, इसका मतलब यही है कि दैट इज, इसका मतलब अगर आप लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, तो इसका मतलब यही है कि जो अर्ली स्ट्रेंथ है, कल हमने पढ़ा था ना, प्रारंभिक सामर्थ्य कौन जिम्मेदार था, C3S जिम्मेदार था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। याद आ रही चीजें, अर्ली जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, तेजी से गेन करेगा या बढ़ जाएगी, तेजी से गेन करेगा, फास्ट हो जाएगी, फास्ट लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अधिक फाइन सीमेंट का पानी के साथ संपर्क में सरफेस एरिया अधिक होता है। हमने कहा अगर फाइन है तो सरफेस एरिया अधिक होगा। यहां पर आपने देखा सरफेस का मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया से ही है। अब आपने फाइन देखा तो फाइन का मतलब इसने अधिक एरिया कवर किया, और जब आपने वाटर मिलाया तो यहां पर क्योंकि फैली हुई है सीमेंट अधिक दूर तक, तो तेजी से रिएक्शंस करेगा। तो यहां पर जो हमारे पास ये टॉपिक लिखा है कि जो संपर्क होता है, संपर्क का मतलब मिलना, मिलना का मतलब जब अब दूर दूर फैली हुई है तो तेजी से मिलेगी, जल्दी से मिलेगा, जिससे रिएक्शंस भी क्या होगी, फास्ट होगी, जिसके यहां पर सरफेस एरिया क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिसके कारण जलयोजन की प्रक्रिया, जलयोजन का मतलब हाइड्रेशन की प्रक्रिया तेजी से होती है, और प्रारंभिक शक्ति अर्लियर स्ट्रेंथ जल्दी प्राप्त होती है, तथा पानी की आवश्यकता भी जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन अत्यधिक फाइन सीमेंट में जलयोजन की ऊष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक उत्पन्न होती है, तथा पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा, तो पानी की रिक्वायरमेंट, जल्दी हमारे पास स्ट्रेंथ गेन कर रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ रहा है, तो उसने पानी को एब्जॉर्ब अधिक किया होगा, पानी अधिक यूज किया होगा, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट भी जल्दी पड़ेगी और अधिक मात्रा में पड़ेगी। ठीक है, तो क्या आपको ये चीजें कोई नई लग रही हैं क्या, क्या जो चीजें समझाई गई है वही आ रही हैं। चलिए अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वही चीजें लिखी हुई हैं। फाइननेस रिफर्स टू द डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल, मतलब जो फाइननेस होता है ये कणों की महीनता पर डिपेंड करता है। इसके बाद इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, द फाइननेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, फाइननेस जो होता है सीमेंट पार्टिकल का, ग्रेटर विल बी द फाइननेस ऑफ सीमेंट, मतलब जैसे हमारे पास अधिक फाइननेस होगा तो सीमेंट जो होगी अधिक महीन होगी। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। ठीक है, बिकॉज इट इफेक्ट हाइड्रेशन, क्योंकि ये हाइड्रेशन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। कैसे करती है हमने बताया अभी। ठीक है, कि यहां पर हाइड्रेशन तेजी से होगा, स्ट्रेंथ भी तेजी से गेन करेगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ रहा है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेंथ डेवलप ऑफ सीमेंट, मतलब यहां पर तेजी से स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। फाइनर सीमेंट प्रोवाइड्स ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर रिएक्शंस विद वाटर, मतलब सरफेस एरिया क्या कर रहा है, लार्ज कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, रिजल्टिंग इज फास्टर हाइड्रेशन एंड क्विक डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ, जिसका परिणाम क्या होता है, यहां पर हाइड्रेशन फास्ट होता है, मतलब तेजी से होता है, और साथ साथ इसमें जो डेवलपमेंट होता है अर्ली स्ट्रेंथ का, वो भी हमारे पास फास्ट होता है। क्लियर है। हाउएवर एक्सेसिवली फाइन सीमेंट, मतलब अत्यधिक अगर फाइन सीमेंट है, जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशंस, ठीक है, अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशंस को जनरेट करेगी, एंड रिक्वायर्ड मोर वाटर, जिसके लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी।
फाइनेस छोटा सा था देखने में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो केवल फाइन पार्टिकल्स करना है, लेकिन इसके चीजें की जो साइंस होती है, जो सीमेंट के हमारे पास हाइड्रेशन प्रोसेस से कैसे रिलेट करती है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया से क्या प्रभावित होती है, और इसके साथ सेटिंग टाइम पर इसका क्या इफेक्ट होता है, हर एक चीज को मैंने यहाँ पर डिटेल्स में बताया है। चलिए ये चीजें याद रखिएगा, हमेशा काम आएगी जब सीमेंट आप पढ़ेंगे। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझे होंगे तो ये आप केवल रटते रह जाएंगे कि हाइड्रेशन बढ़ेगा कब, घटेगा कब, मतलब कम होगा। बस आप इसको रिलेट करके अगर पढ़ पाएंगे तो आपको ये चीजें रटने की आवश्यकता नहीं होगी। कैसे होगा हमारे पास हाइड्रेशन, कैसे फाइननेस हमारे पास इफेक्ट करेगा, हर एक चीज को मैंने डिटेल्स में बताया है। चलिए अब आगे दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है फाइननेस के बाद सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, हमने कई बार बताया है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया है, लेकिन अब समझिएगा। देखिए दो चीज आएंगी हमारे पास सीमेंट का, एक होता है सेटिंग, एक होता है हार्डनिंग। ठीक है, सेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप पहले इसको देखिएगा, ये फिगर से समझिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक मिशन है जो यहां पर मोटार को यहां पर इस कोर्स के ऊपर, कोर्स का मतलब ये जो रद्दा है इसके ऊपर ऐसे फैला रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास चिनाई वर्क कर रहा है। ये ब्रिक मैसोनरी दिख रही है, इसमें क्या कर रहा है, ये चिनाई का काम कर रहा है। लेकिन जब ये मोटार यहां पर बना होगा तो ये पहले यहां पर हमारे पास अलग कहीं पर ऐसे मिक्स किया गया होगा सीमेंट के साथ बालू, मतलब फाइन एग्रीगेट। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये तुरंत तो यहां पर आ नहीं गया होगा, पहले कुछ देर पड़ा रहा होगा, मतलब पहले इसका इतना पोर्शन आया होगा, एक साथ तो सब ले नहीं आते, ऐसे आया हो गया किसी बकेट में लेकर के, फिर इतना गया होगा, फिर इतना गया होगा, फिर इतना गया होगा। आप देख रहा पा रहे हैं इस सीमेंट को हमने यहां पर अप्लाई किया, या मोटार को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपका ये थोड़ा सा जम जाएगा। जब ये जम जाएगा तो आप चाहेंगे कि ये जो ट्रॉवेल लिया है, करनी लिया है, इससे हम लोग हटा करके दूसरे जगह प्लेस कर दें, तो क्या आप इसको प्लेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप सोचे जैसे अभी हमारे पास काम कर सकते हैं, इसको आप ऐसे उठाएंगे और यहां पर प्लेस कर देंगे, थोड़ी देर जमने के बाद आसानी से आप इसको नहीं उठा सकते, तो ये होता है सिटिंग। मतलब जब आप इस पे वर्क करने में असमर्थ हो जाएं, या इसको हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, तो ये होता है हमारे पास सिटिंग हो गई। अब सिटिंग कैसे हो गई, इसी प्रोसेस को हम प्लास्टिसिटी का मतलब जैसे ही हमने क्या किया, इस पर कार्य करने में असमर्थता हो गई, सीमेंट को अब हम यहां से उठा करके दूसरी जगह प्लेस नहीं कर सकते, मतलब इसमें थोड़ा सा जमाव काल आ गया, इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। पहले क्या समझ में आ गया, प्लास्टिसिटी। ठीक है, अब ये हार्ड नहीं हुई, जमी है केवल। अभी अगर आप सोचेंगे कि स्ट्रेंथ गेन किया है, क्या स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, ताकत का मतलब सामर्थ्य, अभी इसके अंदर केवल सेटिंग हुई है। हार्डनिंग क्या होता है, हार्डनिंग अभी नहीं हुई है। हमने हर बार बताया है कि सेटिंग और हार्डनिंग में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दो टर्म आएंगे, सेटिंग, और सेटिंग का मतलब होता सेटिंग और हार्डनिंग। ठीक है, हार्डनिंग, सेटिंग का मतलब इसने प्लास्टिसिटी खो दी, मतलब आप इस पर अब वर्क नहीं कर सकते, इसको चाहेंगे आप थोड़ी देर बाद तो ये इसको उठा करके यहां नहीं रख सकते हैं। उसके लिए अगर रख भी देंगे, मान लीजिए आपने फोर्स लगा करके रख दिया, तो ये आपका बेकार हो जाएगा, स्ट्रेंथ ही नहीं देगा। ठीक है, अब हार्डनिंग क्या होगी, हार्डनिंग जब आप 2 दिन बाद आप आएंगे, 2 दिन बाद देखेंगे तो ये हमारे पास काफी हार्ड हो चुका होगा, मतलब इसके स्ट्रेंथ गेन कर चुका होगा। आप इस वाल को धक्का देंगे तो आसानी से नहीं टूटेगी। ठीक है, लेकिन अभी सोचें ये जमने के बाद इसमें आप ऐसे पुश कर देंगे तो ये गिर जाएगी, तो मतलब अभी इसकी ताकत नहीं आई है, स्ट्रेंथ इसने गेन नहीं किया है, केवल सेट हुआ है। सेटिंग का मतलब समझ में आ गया। चलिए, इसमें क्या हुआ, आप इसको वर्क करने में असमर्थ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि अब इसकी प्लास्टिसिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। प्लास्टिसिटी क्या थी, जब तक आप इसको कर रहे थे एक जगह से दूसरे जगह, इसे बोल रहे थे प्लास्टिसिटी, मतलब आप इस पर वर्क कर पा रहे थे। ठीक है, अपने अनुसार इसको फैला पा रहे थे, अपने अनुसार इसको शेप दे पा रहे थे। अगर आप कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट को भी आप क्या करते हैं, फॉर्म वर्क हमने उस दिन दिखाया था। मान लीजिए आपको कॉलम की कास्टिंग करना था, तो आप कंक्रीट लेकर के उस पर फिल करते हैं, जो कॉलम के फॉर्मवर्क आपने बनाया है, फॉर्मवर्क का जो शटरिंग का बॉक्स बनाए थे, आपने उसको फिल किया। अभी उसके पास प्लास्टिसिटी है तो आप उसको मनचाहा आकार दे सकते हैं, जैसा चाहें, चाहे तो कॉलम बना लें, चाहे तो हमारे पास सर्कुलर कॉलम बना लें, चाहे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम बना लें। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शंस का मतलब जब आप ऊपर से देखेंगे मतलब तो वो हमारे पास क्या होगा, क्रॉस सेक्शन। आप अपने आकार के अनुसार उसको क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कर सकते हैं।
लेकिन जब अगर ये थोड़ी देर बाद देखेंगे सेट हो जाएगा, कंक्रीट मान लीजिए थोड़ी देर पड़ा रहा, अगर उसने आपस में ही बॉन्ड बना लिया, जम गया, तो क्या आप उसको वहां पर मनचाहा आकार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो यही हमारे पास होती है सेटिंग, जब प्लास्टिसिटी इसकी खत्म हो जाए। प्लास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया, मनचाहा आकार देना। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या था, जमाव काल। जमाव काल क्या था समझिएगा, यहां पर हमारे पास ये होता है कि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद वह तुरंत मजबूत स्ट्रांग नहीं होता है। अगर स्ट्रांग बाद में होता है, जो हार्डनिंग था। ठीक है, सबसे पहले वह अपनी प्लास्टिसिटी अर्थात कार्य करने योग्य अवस्था को धीरे धीरे खोने लगता है। मतलब पहले प्लास्टिसिटी उसकी खत्म होती है, इसे प्लास्टिसिटी को ही कहते हैं कार्य करने योग्य अवस्था, मतलब मनचाहा आकार में उसको कास्ट करना या ढालना, और जमना शुरू करता है। ठीक है, जमना का मतलब सिटिंग होती है। इस जमने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को जमाव काल, सिटिंग टाइम कहते हैं। सिटिंग टाइम क्लियर हुआ? ये प्रक्रिया क्या है, सिटिंग टाइम है। अब ये हमारे पास होती है दो तरह की। ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, जैसे ही आपने वाटर ऐड किया उसके बाद क्या होता है, सीमेंट डज नॉट बिकम्स स्ट्रांग इमीडिएटली। सीमेंट क्या करती है, तुरंत हमारे पास स्ट्रांग नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है। फर्स्ट इट ग्रेजुअली लॉसेस इट्स प्लास्टिसिटी, पहले यह क्या करती है, अपनी प्लास्टिसिटी को धीरे धीरे खोती है। एंड स्टार्ट सिटिंग, इसके बाद वो क्या करती है, सिटिंग स्टार्ट होती है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द दिस सेटिंग प्रोसेस, इस सेटिंग प्रोसेस में जो हमारे पास टाइम लगता है या टाइम रिक्वायर्ड होता है, इज नोन एज सेटिंग टाइम। इसे क्या कहते हैं, सेटिंग टाइम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है प्रारंभिक सेटिंग टाइम, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम जिसे कहते हैं प्रारंभिक जमाव काल। दूसरा होता है अंतिम जमाव काल, जिसे कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। क्या हो गया, पहला इनिशियल, दूसरा फाइनल। अब समझिएगा इनिशियल क्या है। इनिशियल ये है कि हमारे पास जैसे ही, फिर आइए इमेज के पास, हमने क्या किया, यहां पर हमने मोटार बनाया, मोटार मिक्स किया, पानी इसमें हमने डाला होगा, उस समय से लेकर के यहां तक हमने अप्लाई कर दिया होगा। अप्लाई करते समय क्या इसकी प्लास्टिसिटी थी क्या? हाँ। जैसे ही हमने क्या किया, यहां पर ब्रिक रखा, या कुछ देर बाद हमारे पास एक समय आएगा कि इसने अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू कर दिया, चालू हो गई। यहां से हमने पानी मिक्स किया था, इसके बाद अप्लाई कर दिया, कुछ देर बाद ये प्लास्टिसिटी खोना अपना कम कर दिया, प्लास्टिसिटी खोना शुरू कर दिया। प्लास्टिसिटी क्या था, आप इसको मनचाहा आकार अब नहीं देख पाएंगे। अभी देखो शुरुआत हुई है, तो ये जो टाइम था वो था इनिशियल सेटिंग। आपने यहां पर पानी मिलाया था, पानी मिला करने के बाद यहां पर प्लेस किया, प्लेस करने के बाद ये धीरे धीरे सेट होना शुरू किया। जब इसने शुरुआत ही की, मतलब प्लास्टिसिटी अब इसकी खोने वाली है, यहां से स्टार्ट होने वाली है, तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम था। अभी मतलब आप चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन अब करेंगे तो यहां पर हमारे पास प्लास्टिसिटी क्योंकि धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो अभी कर सकते हैं इसको, मतलब आप उठाकर यहां प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहां से अभी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो ये जो समय था ये था इनिशियल सेटिंग। लेकिन आप देखेंगे थोड़े समय बाद, मतलब 2 4 5 10 घंटे बाद आप देखेंगे, जनरली ओपीसी के लिए 10 घंटे लिया जाता है। ठीक है, बाकी सब सीमेंट के लिए अलग अलग होता है। मैक्सिमम सीमेंट के लिए 10 घंटे ही होता है फाइनल, और ये हमारे पास इनिशियल होता है वो 30 मिनट होता है। मतलब 30 मिनट में यहां पर सीमेंट को आपको मिक्स करना होता है, अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये अभी बाद की बातें हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझिएगा कि यहां से जब हमने यहां पर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद अप्लाई किया, अब जैसे ही अप्लाई करने के बाद सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू करता है, ये होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। मेन चीज है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी आपको समझ में अगर आ गया तो चीजें समझ में आ गई। प्लास्टिसिटी अभी इसने खोना शुरू किया है, मतलब आप इसको मनचाहा आकार अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि प्लास्टिसिटी जब खो देगा, लेकिन अभी प्लास्टिसिटी की शुरुआत है, प्लास्टिसिटी खोने की शुरुआत है। क्लियर है? चलिए अब देखिए फाइनल सेटिंग क्या होता है। अब ये कुछ देर तक हमने क्या किया, यहां पर लगा दिया, थोड़ी देर बाद आएंगे तो आप इसको हाथ से ऐसे करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमारे पास टाइट महसूस होगा, मतलब ये हमारे पास काफी सेट हो गया होगा। इसकी जो प्लास्टिसिटी है कंप्लीटली इसने खो दिया होगा, मतलब आप चाहेंगे तो आप यहां से उठा करके इसको नहीं आसानी से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सेटिंग प्लास्टिसिटी खोना शुरू करे, ये इनिशियल सेटिंग टाइम, अब जब पूर्णतया खो दे तो ये होता है फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर है? क्योंकि ये चीजें पहली बार आपके उसमें आ रही हैं,
मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी ये चीजें बार बार अगर आप देखेंगे तो फैमिलियर हो जाएंगी, बाद में आसानी से आपको पता रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, अब इसको समझ लीजिए। दो हमारे पास क्या थे, टाइम थे, जिसमें इनिशियल सेटिंग टाइम था और दूसरा हमारे पास था फाइनल सेटिंग टाइम। चलिएगा अब देखते हैं हम लोग इसी में इनिशियल सेटिंग टाइम के बारे में क्या लिखना है, क्या यही चीजें हैं। आगे बढ़िए, देखिए प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जो सीमेंट में पानी मिलाने के क्षण से लेकर के उस अवस्था तक लगता है जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी खोना प्रारंभ कर देता है। मतलब अभी प्लास्टिसिटी खोने की शुरुआत हुई है, तो ये हमारे पास क्या था, इनिशियल था। इस अवस्था के बाद सीमेंट पर कार्य करना कठिन होने लगता है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्लास्टिसिटी खोना शुरू करेगा। प्लास्टिसिटी खोना शुरू करेगा मतलब सेट होने लगेगा। सेट होने लगेगा तो आप इस पर आसानी से काम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। चाहेंगे कि यहां से उठा करके मोटार यहां पर रिप्लेस कर दें क्या, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम इज द टाइम इंटरवल, ठीक है, बिटवीन द एडिशंस ऑफ वाटर। मतलब कहां से, जैसे ही आपने सीमेंट में पानी मिलाया था या मोटार में पानी मिलाया था उस समय से लेकर के टू सीमेंट एट द स्टेज ऑफ एट विच द सीमेंट पेस्ट स्टार्ट लॉसिंग इट्स प्लास्टिसिटी। मतलब जब आपने पानी मिलाया था उस समय से लेकर के जब सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू कर दिया, वो समय क्या था, इनिशियल सेटिंग टाइम था। अब आते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। क्या मतलब, अब फाइनल सेटिंग टाइम में क्या हो जाएगी, कंप्लीटली हमारे पास प्लास्टिसिटी इसकी खत्म हो जाएगी। अब नहीं चाहेंगे कि आप यहां पर प्लेस कर दें या यहां से उठाकर कहीं यूज कर लें, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी पूर्णतया प्लास्टिसिटी नष्ट हो गई है। अंतिम जमाव काल वह समय है जो सीमेंट में पानी मिलाने के क्षण से लेकर के उस अवस्था तक लगता है जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी पूर्णतया खो देता है। क्या करता है, प्लास्टिसिटी पूरी खत्म हो गई और कठोर अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एडिशंस ऑफ वाटर। मतलब जब आपने पानी ऐड किया टू सीमेंट एंड द स्टेज एट विच द सीमेंट पेस्ट कंप्लीटली, मतलब पूर्णतया लॉसेस इट्स प्लास्टिसिटी, अपनी प्लास्टिसिटी को पूर्णतया खत्म कर देता है एंड बिकम रिजिड, मतलब हार्ड होना शुरू कर देता है। अभी थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, जो आपने ओपीसी, क्योंकि अभी आपने केवल ओपीसी सीमेंट देखा है तो बस उसी के टर्म में हम बात करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं जो इनिशियल सिटिंग टाइम था हमारे पास वो हमारे पास इनिशियल जो सिटिंग टाइम होता है, इनिशियल सिटिंग टाइम जो ओपीसी के लिए लिया जाता है। अभी जब इसके बाद टेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास जैसे हाई एल्यूमिना क्विक सेटिंग सीमेंट होगी। अब क्विक सेटिंग है, नाम से ही क्लियर है, बहुत तेजी से क्विक, मतलब क्विक का मतलब होता है फास्ट। अब तेजी से सेट होगी तो उसके लिए हमारे पास फिर सेटिंग टाइम कम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत कम होता है, 5 मिनट तक का होता है। उसका यूज आप जैसे कहीं भी पानी वाले क्षेत्र में कर रहे हैं कंक्रीटिंग, तो वहां पर जैसे कोई भी आपने देखा होगा पुल वगैरह देखा होगा ना, जो पानी के अंदर बना होता है। ठीक है, उसमें जब रिपेयरिंग वर्क करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास देख पा रहे होंगे इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट होता है। ठीक है, यहां पर अगर फाइनल सेटिंग की बात करें, फाइनल, ठीक है, फाइनल सेटिंग, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी ये कितना होता है, 10 आवर होता है। मतलब 10 घंटे, 10 आवर होता है। मतलब 10 घंटे में जब सीमेंट आपने पानी मिलाया था, अप्लाई कर दिया होगा, तो 30 मिनट तक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और 10 घंटे बाद ये अपनी पूरी प्लास्टिसिटी खो देता है, जिसे हम लोग कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब तीसरी आती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। अभी केवल कंसिस्टेंसी जानिएगा, बाकी इसका टेस्ट भी है आपको पूरा, कैसे करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, कितना पानी मिलाएंगे, वही हमारे पास होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब आपने किसी मतलब सीमेंट को यूज किया होगा तो उसमें पानी जो मिलाया था, ऐसा तो है नहीं कि आपने बिना मतलब माप के ऐसे पानी डाल दिया होगा। जनरली गांव में करते हैं, लेकिन इसका एक रेशियो होता है।
ठीक है, आप जिस तरह से हमारे पास सीमेंट में ऐसे पानी नहीं डाल सकते, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब हमारे पास कंक्रीट कहाँ यूज करना है उसके लिए अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है। इसका हमारे पास पानी पहली बात अच्छा होना चाहिए, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन सब चीजों का याद रखा जाता है। पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये आगे की चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि सीमेंट जब आप यूज कर रहे थे तो इसमें प्लास्टिसिटी जनरेट करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ी थी। अगर प्लास्टिसिटी ही ना जनरेट होती तो क्या मैं इसको यूज कर पाता? ऐसे सीधा पाउडर के फॉर्म में ऐसे पड़ी रहती, आप यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो हमने क्या किया, इसमें पानी ऐड किया जितना, वही हमारे पास कहलाता है इसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब जो मानक सुसंगति। मैं तो कहूंगा आपको इसको कंसिस्टेंसी ही याद रखिएगा, हिंदी में आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में भी लिखेंगे तो कंसिस्टेंसी लिख सकते हैं। ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा जब सीमेंट पेस्ट को प्लास्टिसिटी जनरेट करना था या यूज करना था तो जितना पानी की रिक्वायरमेंट हुई वही हमारे पास होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। सीमेंट पेस्ट को सामान्य प्लास्टिसिटी प्रदान करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा को मानक सुसंगति या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कहते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए पेस्ट ऑफ द नॉर्मल प्लास्टिसिटी। मतलब इसका यही है कि आपको जितने पानी की आवश्यकता पड़ी है वही हमारे पास क्या है, वही अमाउंट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। अब जनरली होती कितनी है, ये हमारे पास लगभग जनरली अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास होती है 30%। 30% हमारे पास होती है 30%। 30% किसका? जितना आपने सीमेंट यूज किया है ना, जितना आपने सीमेंट यूज किया है, सीमेंट का जितना वेट है उतना ही हमारे पास उसका 30% आप ले लीजिए, वो हमारे पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब इसमें अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी होने वाली है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसका भी हमारे पास पूरा टेस्ट है। ठीक है, अब समझिएगा दो टर्म आएंगे आपके इंजीनियरिंग में, एक आएगा टेंसाइल और एक आएगा कंप्रेसिव। ठीक है, ये बहुत कॉमन टर्म है, हर जगह मिलेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो आपको नए लग सकते हैं। मतलब जो तनन इसको बोलते हैं, जो आपका टेंसाइल है हिंदी में बोलते हैं तनन, और हमारे पास होता है संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेसिव। देखो, तनन का मतलब होता है खींचना। ठीक है, जब आप कहते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज को, जैसे ये हमारे पास स्टाइलस दिख रहा है, अगर मैं कहूं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है तो मैं इसको यहां पर दोनों तरफ से फोर्स लगा करके इसको ऐसे खींचूंगा। ठीक है, तो अगर इसके पास कुछ स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, इसके पार्टिकल्स जो हो रहे होंगे अंदर के, वो मैं अगर इसको बाहर की ओर खींच रहा हूंगा तो ये अट्रैक्शंस की वजह से अपने को अंदर की ओर खींच रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी कितनी, जैसे ही हमने क्या किया, इसको खींचे गया, खींचते रहे, खींचने के बाद एक समय आएगा कि यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने से पहले जितनी इसने स्ट्रेंथ लगाई या जितने हमने बाहरी फोर्स लगाया, जितना फोर्स हमने बाहर से लगाया, टूटने से पहले उतना ही इसने क्या किया होगा, फोर्स को रेजिस्ट किया होगा। रेजिस्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ताकत लगाई होगी। मैं इसको तोड़ रहा था लेकिन ये कह रहा था तुम तोड़ के दिखा तो दूं। ठीक है, ये कह रहा था मैं टूटूंगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं इसको मैं तोड़ूंगा। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि मैं नहीं टूटूंगा, तो ये जो इसकी सामर्थ्य होगी, जितना मैंने बाहर से फोर्स लगाया उतना ही अंदर से फोर्स लगा रहा होगा, तो वही होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो इसको बचाने वाली जो स्ट्रेंथ है वो टेंसाइल थी। ठीक है, अब हमने इसको खींचा तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ये होता है टेंसाइल। लेकिन यहां पर हमें चाहिए कंप्रेसिव। कंप्रेसिव का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। जैसे हम दोनों डायरेक्शंस में खींच रहे थे, दोनों तरफ से इसको खींच रहे थे, तो हम इसको दोनों तरफ से ऐसे पुश करेंगे। अब इसको जोर से ऐसे दबाएंगे, दबाने के बाद ये दबाते दबाते भी एक समय आएगा तो टूट जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों तरफ से एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। अभी आप इसको पत्थर का टुकड़ा ही समझिएगा, बाकी हम लोग कंक्रीट ब्लॉक बोलते हैं इसको। ये दिख रहे हैं, इधर से भी हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेशर की तरह लग रहा है, बट ये सीटीएम मशीन है। ठीक है, अभी इसको केवल आप देख लीजिए इस नजरिए से कि ये हाइड्रोलिक मशीन की तरह आपको दिख रहा है। इधर से भी पुश कर रहा है और इधर से भी पुश कर रहा है, और ये एक समय के बाद ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यही जब हमारे पास ब्रेक हुआ है, उसके पहले जितनी स्ट्रेंथ थी वही हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है।
ये तो था इससे रिलेटेड डिफिनेशंस। अब आपको पढ़ना है कि यही संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें क्या होता है कि जो ये सीमेंट होती है, ठीक है, इसमें जितने हमारे पास सीमेंट होगी, इसमें हमारे पास 1:3 समझ रहे हैं, रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे। एक भाग सीमेंट होगा और 3 भाग इसमें होगा हमारे पास सैंड, ठीक है। इसको हमने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करके जब आप आगे देखेंगे, अभी आपने हो सकता है ना देखा होगा, ठीक है, कभी सर्च कर लीजिएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसमें सब दिखाएगा, वरना आगे मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कल या परसों की क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस तरह से ब्लॉक होते हैं, इनका साइज होता है, ठीक है। यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो ये ब्लॉक यूज किए जाते हैं, इनका जो साइज होता है वो हमारे पास होता है 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना सेंटीमीटर का ब्लॉक होता है, मतलब एक क्यूब होता है, इसकी ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका साइज होता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के बाद, क्यूरिंग का मतलब तराई, फिर इसमें हमारे पास ले जाते हैं इसमें सीटीएम या यूटीएम मशीन में, फिर इसको हम लोग इसमें प्रेशर करते हैं और जिस प्रेशर पर ये टूटता है, जिस फोर्स पर ये टूटता है, तो हमारे पास वही होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये पूरा टेस्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको कंक्रीट में मिलेगा, जब कंक्रीट पढ़ाएंगे आगे, जो तीसरा चैप्टर है उसमें भी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए यही मशीन यूज होती है। बस वहां पर ये सीमेंट का जो ब्लॉक है ना, उसका साइज चेंज हो जाता है, वो 150 इंटू 150 mm हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या था, मतलब दोनों तरफ से इसको पुश करना था, ठीक है, और इसको ब्रेक कराना था। सीमेंट की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने ऊपर लगने वाले संपीड़न बल का बिना विफल हुए प्रतिरोध करता है, संपीड़न सामर्थ्य कहलाता है। हमने यहां पर देखा, यहां पर हमने फोर्स लगाया, नीचे से भी फोर्स लग रहा होगा, इसमें क्या होगा, एक समय बाद ये टूट जाएगा। जैसे ही ये टूटा, तो टूटने के पहले इसमें क्या होगा, ये हमारे पास जो भी हमारे पास ऊपर से फोर्स आ रहा होगा, ये रेजिस्ट किया होगा। हमने कहा था जैसे टेंसाइल की बात है, तो टूटने से पहले जो जितना फोर्स हमने लगाया होगा, मान लीजिए हमने इसमें हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स इसने रेजिस्ट किया, लेकिन जैसे ही हमने इसमें 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, तुरंत ब्रेक हो गया। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, अगर मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं और ये 10 न्यूटन तक नहीं टूटा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 10 न्यूटन तक की है। जैसे ही ये टूट गया, मतलब टूटने से पहले जितना इसने रेजिस्ट किया, अप्रोच किया, वही क्या थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी ना। तो बस वही चीज लिखी है कि सीमेंट की वही क्षमता जिसके द्वारा वह अपने ऊपर लगने वाले संपीड़न बल का बिना विफल हुए, मतलब टूटने से पहले ही तो बिना विफल हुआ, ठीक है, हुए प्रतिरोध करता है, संपीड़न सामर्थ्य कहलाती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रेजिस्ट का मतलब अप्रोच करना या रेजिस्ट करना, सहन करना, कंप्रेसिव लोड विदाउट फेल्योर, बिना किसी फेल के या बिना किसी क्रैक्स के, ये हमारे पास आसानी से रेजिस्ट करती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक हमारे पास है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। हमने आपको एक दोष पढ़ाया था, डिफेक्ट पढ़ाया था, अनसाउंडनेस पढ़ाया था, जब हमने सीमेंट के कंपोनेंट बताया था। उसमें हमने कहा था सल्फर की मात्रा अगर आप अधिक कर रहे हैं या लाइम की मात्रा अधिक कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद मैग्नीशिया, मेन चीज हमने बताया था कि अगर आप सल्फर और मैग्नीशिया की मात्रा को अधिक कर रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास अनसाउंडनेस होता है। अनसाउंडनेस क्या था, देखिए, अनसाउंडनेस हमने समझाया था कि जब आप सीमेंट यूज करते हैं, तो यूज करते समय जब ये हार्ड या सेट होती है, तो उस समय इसका वॉल्यूम चेंज होता है। क्या होता है, मतलब इसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि यहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर होगा, उस समय अगर लाइम की मात्रा या सल्फर की मात्रा या हमारे पास मैग्नीशिया की मात्रा अधिक होगी जो प्रोपोर्शन से, तो ये क्या करेगा, यहां पर इस तरह से बबल पड़ जाएंगे, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। इसको हमने क्या कहा था, दोषता, मतलब इसमें दोष आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपने देखा था, किसकी वजह से होता था, तो इसकी हमने एक ट्रिक दी थी, याद रखना, आपसे हमने कहा था LSM, ठीक है, LSM बोला था ना, LSM, ठीक है। LSM का मतलब होता है, L से हो गया लाइम,
जब कंपोनेंट हमने बताया था तो सबके बारे में डिस्कस किया था, ये था लाइम। इसके बाद यहां पर यस का मतलब था सल्फर, ठीक है। इसके बाद हमने एम का मतलब बताया था मैग्नीशिया, ठीक है। ये हमारे पास तीनों चीजें हमने बताया था। अगर लाइम हमारे पास कितना था कंपोनेंट में, 62 से 65%, ठीक है। लॉस एम्स ट्रिक याद आ रही होगी, एम्स AIMS, ठीक है। तो हमारे पास इसके बाद हमने इसकी बात की थी, मैग्नीशिया का 1 से 4% होता है। सल्फर की बात की थी 1 से 3% था। तो हमने कहा था जितना इसका अमाउंट पहले से डिसाइड किया गया है, अगर उससे ज्यादा आप यूज करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, अनसाउंडनेस आ जाएगा, ठीक है। अनसाउंडनेस आ जाएगा, मतलब इसका जब वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज होने लगेगा। तो इसी का अपोजिट होता है साउंडनेस, मतलब अगर ये दोष ना हो, लाइम की हमने प्रॉपर मात्रा मिलाई, सल्फर की प्रॉपर मात्रा मिलाई, मैग्नीशिया की प्रॉपर मात्रा मिलाई, तो अब क्या ये डिफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो क्या ये डिफेक्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो इसे ही बोल देंगे निर्दोषिता, मतलब साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज होना, साउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होना, मतलब जैसा हमारे पास पोजीशंस चाहते थे हम लोग वैसे ही हमको मिल रही है। देखिएगा इसमें क्या होगा, पढ़िएगा क्या चीजें वही है। सीमेंट का वह गुण जिसके कारण जमते समय, मतलब जब वो सेट हो रहा है या हार्ड हो रहा है, उसके आयतन में कोई हानिकारक प्रसार, हानिकारक का मतलब जैसे हमने यहां पर वॉल्यूम चेंज हुआ तो वो हमारे लिए हानिकारक ही तो हुआ ना। अगर वॉल्यूम हमारे लिए हानिकारक है तो वही तो हो गया हार्मफुल एक्सपेंशन, मतलब यहां पर जो वॉल्यूम हो रहा है उसको चेंज होगा तो मतलब एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा। नहीं होता तथा वह अपनी आयतन स्थिरता, मतलब आयतन कांस्टेंट रहता है, बनाए रखता है, जिसे क्या कहते हैं, निर्दोषता कहते हैं। साउंडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट बाय वर्चू, मतलब जिसके द्वारा विच इट डज नॉट अंडरगो, मतलब हार्मफुल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का हार्मफुल एक्सपेंशन प्रसार नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट रिटेन्स वॉल्यूम स्टेबिलिटी, अगर सेटिंग के समय कोई भी प्रकार का हार्मफुल एक्सपेंशन नहीं होगा तो इसका वॉल्यूम स्टेबल होगा, कांस्टेंट होगा, या मतलब चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके हमारे पास फिर आगे हम लोग टेस्ट भी पढ़ेंगे, लीचेटियर, ऑटोक्लेव, ठीक है। तो वो बाद की बातें हैं, इसके लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, इन दोनों के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए होता है कि नहीं होता है, ये बाद की बातें हैं जब हमारे पास टेस्ट पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारे पास थी, हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, हर एक चीज को हमने डिटेल्स में पढ़ाया, ठीक है। इस वजह से इसमें इतना टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर अंदर की बहुत चीजें थी जो बताना था। बाकी यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये 5 हेडिंग्स आपको याद रखना है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, हम जिसको डायरेक्ट विजुअलाइज करके पता कर सकते हैं, अगर हमारे पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो, टेस्ट है तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टी आपको लिखना है हेडिंग लाइन से, जिसमें फाइननेस ऑफ सीमेंट मतलब सूक्ष्मता था, इसके बाद स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी थी, सेटिंग टाइम था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था और साउंडनेस था। ये हमने क्या किया, इन सभी को बताया, ठीक। ये 5 प्रॉपर्टी आप जैसे ही लिखेंगे, लिखने के बाद इनके 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि ये आखिरकार है क्या। फाइननेस ऑफ सीमेंट क्या था, फाइननेस का मतलब जो महीन हो गई सीमेंट, जितना बारीक होगी वही तो फाइननेस है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया से कैसे इफेक्ट होता है, फाइननेस अधिक होगा तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होगा तो वाटर मिलाते ही इसमें तेजी से रिएक्शंस होगी तो रेट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन अधिक हुआ तो हाइड्रेशन प्रोसेस तेजी से होगा, इसका मतलब हाइड्रेशन फास्ट होगा, हाइड्रेशन फास्ट हो गया तो इसका मतलब हीट भी तेजी से जनरेट होगी तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया फास्ट। अगर हीट तेजी से जनरेट हुई तो सेटिंग भी तेजी से होगी, तो जो अर्ली स्ट्रेंथ है या अर्ली सेटिंग है वो भी हमारे पास फास्ट होती है। अगर सेटिंग फास्ट होगी तो फिर स्ट्रेंथ भी फास्ट ही गेन करेगा, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या था, वो हमने बताया कि 1 kg सीमेंट लीजिए, उसको आप जितने सरफेस एरिया पर फैला रहे हैं वही स्पेसिफिक सरफेस एरिया था। इसकी यूनिट हमने निकाला, क्या था, मीटर स्क्वायर पर केजी या सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी, और इसकी ओपीसी के लिए वैल्यू जो होती है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी या 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। मीटर स्क्वायर पर केजी को सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साथ ही हमने कन्वर्ट करके भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो हमने देखा जमाव सेटिंग।
सेटिंग टाइम क्या था, जब हमारे पास सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो ये धीरे धीरे अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू करता है। यही प्रोसेस हमारे पास जो टाइम लगता है इस प्रोसेस में, वो सेटिंग टाइम था। इसमें दो सेटिंग टाइम हमने पढ़े, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या था, मतलब अभी जैसे ही पानी हमने मिलाया है, पानी मिलाने के बाद जब उसने प्लास्टिसिटी का मतलब अब आप उस पर काम कर नहीं पाएंगे। अगर काम कर रहे हैं तो उसकी प्लास्टिसिटी अभी बनी हुई है, काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें प्लास्टिसिटी खत्म हो गई। तो जैसे ही प्लास्टिसिटी हमारे पास खत्म होना शुरू होती है, या प्लास्टिसिटी वो हमारे पास जो थी वो क्या करता है, खत्म करने का मतलब जो प्लास्टिसिटी थी वो खत्म होने लगी, उस समय का टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम था। लेकिन जब हमारे पास पूर्णतया खत्म हो जाए, जब पानी हमने मिलाया और इसके बाद प्लास्टिसिटी उसने पूरी खो दी, अब प्लास्टिसिटी उसके पास एक भी नहीं है, तो वो अब हमारे पास होता है फाइनल सेटिंग टाइम। अब इसमें हमने ओपीसी सीमेंट के लिए देखा कि इनिशियल 30 मिनट होता है और फाइनल जो होता है वो हमारे पास होता है 10 घंटे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी देखा, मतलब इसको एक प्लास्टिसिटी देने के लिए या एक पेस्ट बनाने के लिए जितने पानी की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसकी वैल्यू भी देखा, कितना था, 30% ऑफ सीमेंट वेट। ठीक है, ओपीसी के लिए था। ठीक है, इसके बाद आता है संपीड़न सामर्थ्य, वो हमने देख लिया। संपीड़न सामर्थ्य आपके पास किस तरह से, जब आप इसको दोनों तरफ से पुश करेंगे तो ये हमारे पास ब्रेक होने से पहले जितनी स्ट्रेंथ रेजिस्ट करता है वो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट थी। ठीक है, तो यहां तक हमने आज चीजों को कवर किया। ठीक है, कल से अब कल की क्लास जो हमारे पास होगी सीमेंट के परीक्षण होंगे, इसमें आप टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देते हैं, जिसमें हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास फील्ड टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फील्ड टेस्ट को कवर कर लेते हैं क्योंकि छोटे से हैं। ठीक है, फील्ड टेस्ट, फिर कल से लेबोरेटरी टेस्ट को अच्छे से शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा हमारे पास टेस्ट, अब टेस्ट क्यों किए जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा जब आप कॉलेज में पढ़ते थे समय समय पर टेस्ट होते थे। उसका मतलब क्या था, क्वालिटी पहचानने के लिए कि आपकी जो चीजें बताई जा रही हैं वो चीजें इंप्रूव हुई कि नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसे आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये टेस्ट का मतलब क्या था, यही था ना। अच्छे नंबर लाने के लिए जो भी हमारे पास मेहनत की आवश्यकता है वो आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही यहां पर जो टेस्ट किए जाते हैं, इसका मतलब जो आपने सीमेंट यूज की है या यू बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है कि नहीं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फील्ड टेस्ट और एक होता है लेबोरेटरी टेस्ट। मतलब अब आपके पास सीमेंट लैब में है, वहां पर प्रॉपर सभी इक्विपमेंट सेटल्ड हैं और उन इक्विपमेंट का यूज करके आपको इसका टेस्ट करना है, परीक्षण करना है, वो होते हैं लेबोरेटरी। नाम से क्लियर है। फील्ड टेस्ट का मतलब यह है कि अब आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करवा रहे थे। ठीक है, अब आपने देखा कि सीमेंट आई, आप थे साइट इंजीनियर, अब सीमेंट अब आपके पास आई तो आपके पास इक्विपमेंट तो है नहीं। अब मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्टर उस काम को कर रहा था उसने सीमेंट ही ऐसी यूज की जिसकी मतलब क्वालिटी खराब थी, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो ये जो टेस्ट पहचानने के तरीके होते हैं वो होते हैं हमारे पास फील्ड टेस्ट। ठीक है, तो आप पहले इनका देखिएगा कौन कौन से फिर फील्ड टेस्ट पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, इसमें कह रहा है सीमेंट की गुणवत्ता, इसमें फील्ड टेस्ट से आपका क्वेश्चंस बनेगा। फील्ड टेस्ट से अब क्वेश्चंस कैसे बनेगा, फील्ड टेस्ट से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा जिसमें फील्ड टेस्ट के बारे में लिखना होगा। एक एक लाइन आती है हर टेस्ट की। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछेगा लेबोरेटरी टेस्ट तो उसमें स्पेशल वो टेस्ट की बात करेगा। जैसे आपने देखा कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है, सेटिंग टाइम क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, तो उसमें काफी डिटेलिंग होगी। तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक अलग से एक टेस्ट बोलेगा, तब वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन यहां पर बोलेगा सीधा सीमेंट के फील्ड टेस्ट के बारे में बताइए। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहला हमारे पास है कि सीमेंट जो है, सीमेंट की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी जो है निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। इन परीक्षणों के आधार पर सीमेंट के गुणों और उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। गुण का मतलब क्वालिटी और कार्यक्षमता का मतलब जो परफॉर्मेंस जब हमने अप्लाई किया था या यूज किया था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छे से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अच्छे से वर्क करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, ये होता है परफॉर्मेंस मतलब कार्यक्षमता। वेरियस टेस्ट कंडक्टेड
टू डिटरमाइन द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के लिए जो वेरियस टेस्ट, विभिन्न तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, एंड ऑफ सीमेंट, दीज टेस्ट हेल्प इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब गणना करना, ठीक है, इवेलुएट द प्रॉपर्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सीमेंट, इसकी प्रॉपर्टी को मतलब गुणों को, परफॉर्मेंस मतलब कार्यक्षमता को। सीमेंट परीक्षण, जो सीमेंट के जो परीक्षण हैं इसमें दो तरह के आपके हैं, जिसमें से सबसे पहला है वो है हमारे पास क्षेत्रीय परीक्षण, मतलब फील्ड टेस्ट, प्रयोगशाला परीक्षण, लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फील्ड टेस्ट का मतलब समझिएगा। क्षेत्रीय परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनके बिना किसी विशेष उपकरण, हमने कहा जब आप फील्ड में थे, ये घर में आप कर सकते हैं, आपके पास सीमेंट की बोरी रखी हो आप घर में कर सकते हैं, अभी परीक्षण करेंगे इसके बाद आप घर में करिएगा, कर सकते हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की इक्विपमेंट की आवश्यकता तो पड़ी ही नहीं, जब हाथ से ही करना है तो समझ के कर सकते हैं। देखिए कह रहा है क्षेत्रीय परीक्षण वे परीक्षण हैं जिन्हें बिना किसी विशेष उपकरण के निर्माण स्थल पर हाथों द्वारा या साधारण निरीक्षण से किया जाता है, या तो हाथ का इस्तेमाल करके या देख करके आप कर सकते हैं। इस परीक्षण द्वारा सीमेंट की प्रारंभिक गुणवत्ता का अनुमान लगाया जाता है, मतलब उतना एक्यूरेट तो नहीं होगा क्योंकि लैब में कोई चीज करेंगे उसका एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होगा, हर तरह के हमारे पास इक्विपमेंट होंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो रिजल्ट होंगे वो बहुत बेहतर होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि इनिशियल जो इसकी क्वालिटी है वो पता कर लें, जब हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है या हम फील्ड पे वर्क करा रहे हैं तो पता कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड टेस्ट आर द टेस्ट परफॉर्म्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट, साइट पर हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल इक्विपमेंट, बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के। दीज टेस्ट हेल्प इन असेसिंग द प्रिलिमिनरी क्वालिटी ऑफ सीमेंट, ये प्रिलिमिनरी मतलब प्राथमिक जो गुण हैं उनको पहचानने के लिए किए जाते हैं। अब देखिए ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं, अब देखिए इनको ध्यान से समझिएगा, ये टेस्ट सुनने के बाद आप आसानी से घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप साइट पे वर्क करा रहे थे, आपके पास सीमेंट की एक बैग आया 50 केजी का, आपने देखा कि इस सीमेंट में हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला टेस्ट ये होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट देखिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अभी तक फील्ड में ही करना है, किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट नहीं है, या तो हम लोग हाथ का इस्तेमाल करके और या तो विजुलाइजेशन, कुछ टेस्ट विजुलाइजेशन डायरेक्ट देख करके, कुछ मतलब हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इसमें पहला टेस्ट है कि इसकी एक्सपायरी डेट देखना होता है, और सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट होती है जिस दिन से वो मैन्युफैक्चर्ड हुई थी, मतलब बनी थी, उस दिन से 3 महीने तक का हमारे पास इसका यूजफुल टाइम होता है। 3 महीने से अगर अधिक हो गई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये एक्सपायर है, इसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। 3 महीने के बाद हमारे पास इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, 3 मंथ है, क्योंकि 3 मंथ में अपनी ये स्ट्रेंथ 20% खत्म कर देती है, मतलब 80% ही रह जाती है, ठीक है। तो पहला टेस्ट आपको क्लियर हुआ, इसमें कोई ऐसे नहीं बस ऐसे ही लाइन से लिखना है, केवल पॉइंट टू पॉइंट। पहला टेस्ट आपने क्या किया, इसकी एक्सपायरी डेट को चेक किया, 3 महीने से अगर ओवर था सीमेंट तो ये एक्सपायर्ड था, इसको नहीं यूज करेंगे। अब दूसरा तरीका यह है कि सीमेंट का कलर चेक करिए। सीमेंट कलर जब चेक करेंगे तो इसका कलर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेनिश ग्रे। हमने क्या पढ़ा, ग्रेनिश ग्रे, या तो ग्रेनिश ग्रे होगा, ग्रेनिश ग्रे नहीं है तो या तो हमारे पास क्या होगा, इसमें कौन सा सही रहेगा, व्हाइट से लिख देते हैं, या तो ग्रेनिश ग्रे होगा, अगर ग्रेनिश ग्रे नहीं है तो फिर हमारे पास होगा कैसा, ग्रे कलर का होगा। ग्रेनिश ग्रे कलर का मतलब हल्का सा हरे और ग्रे कलर का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टेस्ट हमने पहला इसकी एक्सपायरी डेट की, दूसरा हमने इसका कलर चेक किया, कैसा होना चाहिए, ग्रेनिश ग्रे होना चाहिए, या तो फिर ग्रे होगा ऑप्शन में। इसके बाद फिर तीसरा है हमारे पास लंप इन सीमेंट। लंप का मतलब होता है जो ढेले, जैसे आपने देखा होगा सीमेंट हल्की सी नमी पा जाती है तो वो छोटे छोटे हमारे पास क्या बना देती है, लम्स बना लेती है, ठीक है, छोटे छोटे गोले के रूप में लम्स बना लेती है। तो ये लम्स इस पर नहीं होने चाहिए, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी क्या, डायरेक्ट आप हाथ में उठाएंगे, विजुलाइज कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको दिख रहे हैं ये लम्स ढेले के रूप में ऐसे बनी हुई दिख रही है, ये हमारे पास नहीं होने चाहिए, मतलब हमारे पास बिल्कुल बारीक फाइन होनी चाहिए। क्लियर है?
चलिए, अब चौथा हमारे पास टेस्ट ये है कि जब आप जिस सीमेंट का बैग था उसमें अपने हाथ को पुश करिएगा, मतलब अंदर ले जाइएगा और आप देखेंगे कि जब ये सीमेंट होगी ये हमें कैसा महसूस होना चाहिए, कूल महसूस होना चाहिए, गर्म महसूस नहीं होना चाहिए, मतलब ठंडी महसूस होना चाहिए। जब आपने इसमें हाथ अप्लाई किया तो ये हमारे पास जो होगा टेम्परेचर होगा इसका कुछ, जब आपने अप्लाई किया होगा तो जो बाहर का टेम्परेचर है उससे हमें ये ठंडा महसूस करना चाहिए। अगर ये गर्म महसूस कर रहा है तो इसका मतलब ये सीमेंट एक्सपायर्ड है, इसमें कहीं ना कहीं नमी ये पा चुका है, इस वजह से ये गर्म महसूस हो रहा है। तो अगला जो टेम्परेचर है वो हमें क्या करना है, अगला जो हमारे पास टेस्ट है इसमें हाथ पुश करिएगा, सीमेंट का जो बोरी है या बैग है उसके अंदर, तो हमें कैसा लगना चाहिए, ठंडा महसूस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला हमारे पास है स्मूथनेस। स्मूथनेस का मतलब आप यहां से उठाइएगा ऐसे, सीमेंट ऐसे उठा लिए हाथ में, इसको ऐसे ऐसे रब करिएगा, ऐसे 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 अंगूठे से और उंगली के बीच में। जब आप ऐसे ऐसे रब करेंगे तो आपको स्मूथ फील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। स्मूथ का मतलब चिकना महसूस होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। ठीक है, अगर स्मूथ फील हो रहा है, खुरदुरा रफ नहीं महसूस होना चाहिए, तो ये सीमेंट हमारे पास क्या है, अच्छी है। अब इसके बाद आता है वाटर टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी सी सीमेंट निकालना है बैग से। निकालने के बाद आपके पास एक बकेट होगी, उसमें पानी लेना है। पानी लेने के बाद उस सीमेंट को उस बकेट में डाल देना है, धीरे धीरे से डालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वो सीमेंट थोड़ी देर के लिए तैरेगी। तैरने के बाद वो धीरे धीरे डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। अगर ये ऐसा है तो ये सीमेंट अच्छी है। डालने के बाद अगर ये सीमेंट तैरती ही रहती है, सिंक नहीं कर रही, डूब ही नहीं रही है, तो ये हमारे पास बेकार है। या हमने जैसे ही सीमेंट अप्लाई किया तुरंत वो डूब गई तो भी बेकार है। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने क्या किया, सीमेंट को थोड़ा सा हाथ में लिया, हाथ में लेने के बाद उसको हमने क्या किया, एक बीकर या एक बकेट में पानी लिया। पानी लेने के बाद हमने उसमें क्या किया, सीमेंट को धीरे धीरे डाल दिया। डालने के बाद आपने देखा कि वो थोड़े समय के लिए तैरेगी। तैरने के बाद धीरे 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 ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर जब इसके बाद डूब जाएगी तो ये हमारे पास होता है वाटर टेस्ट। और एक लास्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, सीमेंट को हाथ में उठाइएगा और उसको क्या करिएगा, स्मेल करिए, सूंघिए। तो इसमें किसी भी प्रकार की जो हमारे पास इंप्योरिटी है, अशुद्धियों की गंध नहीं आनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास टोटल फील्ड टेस्ट। इसको आप घर में ही कर सकते हैं। हमारे पास कोई लैब नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इक्विपमेंट नहीं है टेस्ट के लिए, तो आप इसे आसानी से घर में कर सकते हैं या फील्ड में कर सकते हैं। मेनली ये फील्ड के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए आप आपके घर में अगर सीमेंट है तो आप उसको टेस्ट कर लीजिएगा। पहला क्या था, उसकी एक्सपायरी डेट देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने तक उसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सीमेंट का कलर देखिए, वो ग्रेनिश ग्रे कलर का होना चाहिए या ग्रे कलर का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें लंप नहीं होने चाहिए, ढेले नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, अपने हैंड को पुश करना है इसके सीमेंट के जो भी हमारे पास बैग है उसमें, तो ये हमें महसूस होना चाहिए ठंडा। ठीक है, कूल महसूस होना चाहिए। इसके बाद अगला है कि हमारे पास सीमेंट को हाथ में लेना है, ऐसे उंगलियों के बीच में रब करना है हमारे पास जो अंगूठा है, और ये हमें स्मूथ फील होना चाहिए। स्मूथ फील के बाद हमारे पास वाटर टेस्ट आता है। इसमें थोड़ी सी सीमेंट आपको निकालना है और हमारे पास जो भी पानी है एक बकेट में लेकर के उसमें अप्लाई करना है, और सीमेंट क्या होना चाहिए, थोड़े समय के लिए तैरना चाहिए, फिर धीरे धीरे ये डूब जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, फिर हम थोड़ी सी सीमेंट निकालेंगे और उसको स्मेल करेंगे, किसी भी इंप्योरिटी जैसी इसमें गंध नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। तो बस यही पॉइंट आपको लिखना है। ये डायग्राम आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। तो बस इन्हीं पॉइंट को जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, बस बाकी और इसमें कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आपको कल से पढ़ाएंगे लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, चलिए सीमेंट में पहला पॉइंट लिखना है, सीमेंट का रंग एक समान हरा भूरा। हरा भूरा का मतलब क्या हुआ, ग्रेनिश ग्रे। कैसा होना चाहिए, ग्रेनिश ग्रे होना चाहिए। द कलर ऑफ द सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म ग्रेनिश ग्रे, मतलब एक समान। एक समान का मतलब ऐसा नहीं है कि सीमेंट का बैग हमने देखा, उसमें हमने निकाला जहां से सीमेंट, फिर अगर हमने थोड़ा और गहराई से निकाला तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज है। यूनिफॉर्म का मतलब जितनी भी सीमेंट है उसका समान रूप से कलर होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, सीमेंट, एक मिनट, दूसरा है सीमेंट को हाथ से स्पर्श करने पर वो चिकना स्मूथ महसूस होना चाहिए, खुरदुरा नहीं। मतलब जब आपने हाथ में लिया था
इसके बाद ऐसे हाथ से रब किया था उंगलियों और अंगूठे से, तो आपने देखा कि ये स्मूथ फील होना चाहिए, रफनेस नहीं होना चाहिए। सीमेंट शुड बी फील स्मूथ व्हेन टच्ड एंड शुड नॉट बी रफ, मतलब ये हमारे पास जब इसको टच करें या इसको रब करें तो उस समय स्मूथ होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। अगला है सीमेंट में हाथ डालने पर वह ठंडा महसूस होना चाहिए, गर्म महसूस होना नमी की उपस्थिति का संकेत है। मतलब जब आपने हाथ को डिप किया उसके अंदर या हाथ को पुश किया तो आपको कैसा महसूस होना चाहिए, हमारे पास ठंडा महसूस होना चाहिए, कूल महसूस होना चाहिए। When a hand is inserted into the cement, इट शुड फील कूल, कैसा कूल। वार्म सीमेंट अगर ये गर्म महसूस कर रहा है तो इसका रीजन है मे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस, नमी की प्रेजेंस को दिखाता है। ठीक है, तो ये तीन हो गए। इसके बाद अगला हमारे पास है सीमेंट में कठोर गांठें। ठीक है, यहां पर हमने देखा था ना, ये तीनों देख लिए थे। ये हमने कौन सा देखा, पहले हमारे पास ये ग्रेनिश ग्रे कलर देखा, अब ये लंप देखने जा रहे हैं, इसके बाद हमने कूल वाला ये देख लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला। अगला हमारे पास है सीमेंट में कठोर गांठें, जो लम्प्स होते हैं। लम्प्स कैसे पड़ते हैं, सीमेंट में कहीं से मॉइस्चर मिल गया, नमी हो गई, तो वो क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा, रिएक्शंस कर लेगा, तो छोटे छोटे ढेले के रूप में लम्प्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि लम्प्स होने चाहिए। ठीक है, तो सीमेंट में कठोर गांठें नहीं होनी चाहिए। गांठों की उपस्थिति सीमेंट के खराब होने को संकेत करती है। ठीक है, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्ड लंप, मतलब ये जो कठोर ढेले हैं इससे फ्री होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ लम्प्स इंडिकेट डिटोरिएशंस ऑफ सीमेंट, मतलब ये क्या दर्शाती है, ये हमारे पास सीमेंट में जो हमारे पास खराबी है उसको शो करती है, इंडिकेट करती है या शो करती है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला है, थोड़ी मात्रा में सीमेंट को पानी की सतह पर डालने पर कुछ समय तक तैरना चाहिए। क्या करना चाहिए, कुछ समय तक तैरना चाहिए तथा बाद में धीरे धीरे नीचे बैठ जाना चाहिए। वेन स्प्रिंकल्ड ऑन वाटर, जब इसको आपने छिड़का, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना। सीमेंट शुड बी फ्लोट फॉर शॉर्ट टाइम, ये क्या करना चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए इसमें तैरना चाहिए, फ्लोट करना चाहिए। बिफोर, इसके बाद क्या होना चाहिए, ग्रेजुअली सिंकिंग, मतलब धीरे धीरे डूब जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने देखा था ना टेस्ट, यहां पर पानी डाला, ये हमारे पास यहां पर ये क्या है, सीमेंट तैरी, और यहां पर तैरने के बाद धीरे धीरे ये क्या हो गई, डूब जाना चाहिए। यहां पर बना नहीं है क्या, ये देखिए मैं बना देता हूं। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हो गई, डूब गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारे पास टॉपिक पॉइंट लिखना है, सीमेंट में मिट्टी या अन्य अशुद्धि पदार्थों जैसी गंध नहीं होनी चाहिए। अगला क्या था, हमने क्या किया, सीमेंट लिया, उसको स्मेल किया, सूंघा, इसके बाद हमने देखा कि जो इम्प्योरिटी होती है उनकी तरह गंध नहीं होना चाहिए। सीमेंट शुड नॉट बी हैव एन अर्थली स्मेल, अर्थली का मतलब जैसे मिट्टी होती है, अर्थ का मतलब मिट्टी होता है, क्ले का मतलब मिट्टी होता है, आर्जिल का मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, आर द स्मेल ऑफ इम्प्योरिटी, इसकी इम्प्योरिटी जैसी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट हमारे पास वही था, सीमेंट की निर्माण तिथि, मैन्युफैक्चरिंग डेट अवश्य जांचनी चाहिए। यह कितना हमने बताया था, इसकी एक्सपायरी डेट होती है 3 मंथ से अधिक पुराना सीमेंट उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि समय के साथ उसकी शक्ति कम हो जाती है। कितनी स्ट्रेंथ बचती है, 80%। ठीक है, 20% स्ट्रेंथ वो क्या करता है, खो देता है। द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द सीमेंट शुड ऑलवेज बी चेक्ड, क्या करना चाहिए, हमेशा चेक करना चाहिए। क्या, जनरली सीमेंट ओल्डर देन 3 मंथ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद, जब जिस दिन से ये बनी थी उसके 3 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सीमेंट ओल्डर देन 3 मंथ है तो शुड नॉट बी यूज, इसको आप क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है एज इट्स स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद टाइम, इसकी स्ट्रेंथ ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करती है, टाइम के साथ डिक्रीज करती है। तो ये थे आपके टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, सॉरी फील्ड टेस्ट, जो आप बिना किसी इक्विपमेंट के आसानी से कर सकते थे। ठीक है, तो अब कल की जो क्लास होगी, आई होप आज चीजें आपको अच्छे से कवर हुई होंगी। अगर मैं आज की टॉपिक की बात करूं या समरी की बात करूं, तो हमने सबसे पहले पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। क्या पढ़ा था, आज की जो क्लास हुई है इसमें हमने सबसे पहले, अगर 2 मिनट की समरी की मैं बात कर लेता हूं, समरी। ठीक है, अगर मैं समरी की बात करता हूं तो यहां पर आज की जो टॉपिक्स हमारे रहे हैं, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट देखा। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण। इसके बाद लास्ट में हमने देखा जो हमारे पास फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, जिसमें टेस्ट में हमने देखा फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की रही समरी और 2 मिनट की। इसके बाद जो टेस्ट अगले हैं, जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं, वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। जो टॉपिक आपको नए लगे होंगे, क्योंकि लगभग चीजें, हर एक चीज आपको नई होंगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब बार बार पढ़ेंगे तो चीजें नई नहीं लगेंगी। ठीक है, अभी तो हर एक चीज नई होगी क्योंकि जितने भी आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो 3rd सेमेस्टर में ही स्टार्ट होते हैं। 1st सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में तो आपने लगभग पहले से पढ़े हुए सब्जेक्ट पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक बार अच्छे से रिवीजन करिएगा, चीजों को बार बार पढ़िएगा, चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सभी को। टेक केयर, बाय बाय।